हेलो एवरीवन। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक कंसाइनमेंट प्रेषण खाता लेकर आई हूं, जो 12th क्लास के राजस्थान बोर्ड में भी इस सिलेबस में है। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी ये चैप्टर कवर किया जाता है। तो हम शुरू करते हैं। कंसाइनमेंट क्या चीज है? सबसे पहले हम ये जाने कि जो माल का ऑनर होता है, माल जिसको अपना माल बेचना होता है, वो ऑनर हुआ। अपने माल को किसी दूसरी जगह पर अपने प्रतिनिधि के द्वारा कमीशन बेस पर बेचने के लिए जो डील करता है, उसे हम कहते हैं कंसाइनमेंट। हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा और दूंगी कि जो माल का ओनर होता है उसको क्या कहते हैं। यहाँ पर उसको कहेंगे कंसाइनर, हिंदी में कहते हैं प्रेषक। और जो एजेंट होता है, प्रतिनिधि होता है, उसको कहते हैं कंसाइनी, हिंदी में कहते हैं प्रेषणी या प्रतिनिधि, एजेंट। और इनके बीच में जो डील होती है वो कहलाती है कंसाइनमेंट। यहां पर कैसे होता है? कंसाइनर अपनी बुक में अलग से एंट्रीज करता है, कंसाइनी अपनी बुक में अलग से एंट्रीज करता है। कंसाइनी को जो कमीशन मिलता है वो किस तरीके का होता है? पहले मैं कमीशन के बारे में भी और बता दूं। कमीशन 3 तरह का हो सकता है। एक तो ऑर्डिनरी, सामान्य कमीशन, जो नॉर्मली ऑन सेल, टोटल सेल पे होता है। एक और होता है डेल क्रेडर, डेल क्रेडर कमीशन। ये कमीशन नॉर्मली उधार बिक्री को प्रोत्साहन देने के लिए, मतलब कि जैसे प्रेषक ने, कंसाइनर ने अपना माल कंसाइनी को बेचा और उसको अगर उधार बेचने की फैसिलिटी दी जाए कि हाँ वो उधार भी बेचा जा सकता है, लेकिन इसमें रिस्क हो जाता है कि पैसा कवर होगा या नहीं होगा, जिम्मेदारी किसकी होगी। तो ऐसी कंडीशन में कंसाइनी को एक डेल क्रेडर कमीशन और दे दिया जाता है। इसके बाद में डूबे हुए पैसे की यानी रिकवरी की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी एजेंट की हो जाती है। तो ये है डेल क्रेडर विदाउट इंफॉर्मेशन। वैसे तो ऑन क्रेडिट सेल ही होता है, लेकिन विदाउट इंफॉर्मेशन हमें टोटल सेल पे ही देना होता है कमीशन। एक और होता है ओवरराइडिंग कमीशन। एक तो होता है कॉस्ट प्राइस, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं लागत मूल्य। वो अपने एजेंट को बेचता है इनवॉइस प्राइस पर या कॉस्ट प्राइस पे, लेकिन उसका कोई एक मूल्य तय किया जाता है कि इस प्राइस के ऊपर उसे बेचना है। अगर वो बीजक मूल्य इनवॉइस प्राइस से ज्यादा की प्राइस पर बेचता है तो उस पर जो कमीशन उसे दिया जाता है उसे कहते हैं ओवरराइडिंग कमीशन। ठीक है, अब हम आते हैं एंट्रीज के ऊपर। कंसाइनर की बुक में एंट्रीज क्या होती है और कंसाइनी की बुक में क्या होती है, मैं पैरेलल ही बता देती हूँ। इधर कंसाइनर और इधर कंसाइनी। सबसे पहले माल भेजने पर, कंसाइनर जब माल भेजता है उस डील को कहते हैं गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, प्रेषण पर माल भेजा गया। तो इसकी बुक में तो एंट्री होती है जैसे जॉइंट वेंचर के अंदर किया था ना, थर्ड मेथड जो था वो लगभग वैसा ही है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, और इसकी बुक में कोई एंट्री नहीं होगी, ये इन सब का लेखा नहीं रखता है। माल भेजा दूसरी जगह पे जा रहा है तो कुछ खर्चे भी होंगे, एक्सपेंस की एंट्री भी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक या टू कैश, इसकी बुक में कोई एंट्री नहीं। उसके बाद में ये जब माल उसको भेज रहा है तो कहीं ना कहीं कंसाइनी अपने पास से इस कंसाइनर को कुछ एडवांस पैसा, बिल इस तरह का देता है। तो अगर अग्रिम राशि प्राप्त होती है, कुछ एडवांस प्राप्त होता है, तो कैश अकाउंट डेबिट, चेक आया तो बैंक अकाउंट, और बिल आया तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। इसकी तो ये भी करेगा। इसकी बुक में क्या होनी चाहिए? कंसाइनर रिसीवर हुआ तो कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक या बिल्स पेबल, अगर बिल एक्सेप्ट किया है तो उसकी। और ऐसी कंडीशन में जब बिल आया होगा तो उसको बैंक से बुनवा लिया, डिस्काउंट करवाया बैंक से। अगर कंसाइनर उसको बैंक से डिस्काउंट करवा लेता है तो एंट्री क्या करता है? कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट होता है वैसे, लेकिन ये कंसाइनमेंट का लॉस हुआ इसलिए कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट होगा यहाँ पर।
टू बिल्स रिसीवेबल, और इसकी बुक में कोई एंट्री नहीं होगी। ये हो गई बुनवाने की। इसके बाद में फिर हम आगे चलते हैं। कंसाइनर और कंसाइनी। एजेंट के पास माल पहुंचा, उसकी वो कोई एंट्री नहीं करता। उसने जहां से ट्रांसपोर्ट से या कहीं से भी माल आया होगा तो उसने भी कुछ एक्सपेंस किए होंगे, जिसकी टाइम टाइम पर कंसाइनी अकाउंट सेल बनाकर बेचता रहता है, तो कंसाइनर को पता चलता है किस तरीके के खर्चे हुए। तो एजेंट द्वारा खर्चा करने पर कंसाइनी के खर्चे तो भी एंट्री कंसाइनर भी करेगा। तो एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। इसकी एंट्री इसको भी करनी पड़ेगी, कंसाइनी को भी। इसका कंसाइनमेंट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कंसाइनर से लेना देना है। तो कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश, इसके पास से पैसा गया होगा, खर्चा किया होगा तो, या बैंक। फिर बेचने पर, माल बेचने पर अकाउंट सेल से कंसाइनर को पता पड़ा, उसने एंट्री की कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। और ये अगर नगद बेचता है तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट, उधार बेचता है तो डेटर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर। ठीक है। इसके बाद में कमीशन, कमीशन देगा ये इसको एजेंट को, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। और ये करेगा कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन। फिर बचा हुआ पैसा, जो भी लास्ट में डील खत्म होती है उस वक्त पैसा भेजेंगे, तो ये तो मैं यहाँ लिख नहीं रही हूँ, नॉर्मल एंट्री होगी। इसको मिलेगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, वो भेजेगा तो कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर बचे हुए माल का अनसोल्ड स्टॉक जो एजेंट के पास रह जाता है, उसके बारे में स्टॉक विद एजेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। और ये करेगा, ये सॉरी इसकी बुक में कोई एंट्री नहीं होगी। फिर कंसाइनमेंट का प्रॉफिट होगा तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू पी&एल, लॉस होगा तो पी&एल टू कंसाइनमेंट। इसकी बुक में नहीं होगी क्योंकि उसने अपना कमीशन ले लिया है। बेसिक एंट्रीज तो यही होती है। कुल मिला के ये कह सकते हैं कंसाइनर की बुक में अगर कोई खर्चा हो, कोई लॉस हो किसी प्रकार का, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट होता है। जस्ट मैंने आपको पिछले वीडियो में जॉइंट वेंचर बताया, उसका थर्ड जो मेथड था लगभग वही है। और बेचने पर और अनसोल्ड स्टॉक पर कंसाइनमेंट क्रेडिट होता है। ये तो डेबिट क्रेडिट की बात करी। फिर खुद के खर्चे हैं तो ओरिजिनल एंट्री है, और कंसाइनी से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन है, चाहे कंसाइनी को कमीशन मिला तो एंट्री करी कंसाइनमेंट टू कंसाइनी, बेचा तो एंट्री करी कंसाइनी टू कंसाइनमेंट, इस तरीके से। तो ये एंट्रीज मैंने आपके सामने रखी हैं। अब हम इन सारी चीजों को एक क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं, जिसमें मैं आपको अकाउंट बनाकर बताती हूँ। यहाँ पर एक मैंने क्वेश्चन बना रखा है, जिसमें कंसाइनर का नाम है कपिल, कंसाइनी का नाम है भरत। कपिल ने भरत को 200 साइकिल 1500 रुपए प्रत्येक साइकिल के हिसाब से कंसाइनमेंट पर भेजी। फिर कुछ उसने बिल एक्सेप्ट किया, डिस्काउंट किया, कपिल के एक्सपेंस दे रखे हैं, भरत के एक्सपेंस दे रखे हैं, कमीशन के बारे में और सेल के बारे में है। तो हमें आवश्यक खाते बनाने के लिए कहा जाता है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर का नाम हमें पता है, तो कंसाइनर की जगह पर हम लिख सकते हैं कपिल। उसकी बुक में नेसेसरी अकाउंट, जो पहला अकाउंट बनेगा वो है कंसाइनमेंट अकाउंट। सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट यही है। हाँ, अब शुरुआत से वापस से देखते हैं। 200 साइकिल 1500 ईच सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो कंसाइनर अपनी बुक में क्या एंट्री करेगा? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो ये लिखा टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। 1500 × 200 तो हो गया 3 लाख। इसके बाद
भरत ने यानी कंसाइनी ने 1 लाख रुपए का बिल एक्सेप्ट किया, बिल उसने एक्सेप्ट किया तो उसके लिए बिल्स पेबल हुआ और कपिल के लिए बिल्स रिसीवेबल हुआ। उसको बिल मिला तो वो क्या एंट्री करेगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी यानी भरत। तो ये तो कंसाइनमेंट अकाउंट में आ ही नहीं रहा। ठीक है, आगे चलते हैं। उसने इस बिल को 90,000 में बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, भुलवा लिया। उसकी एंट्री नॉर्मली एंट्री हम करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। यहाँ लॉस को हम कंसाइनमेंट में ले जाते हैं डायरेक्ट, तो बैंक अकाउंट डेबिट कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। 1 लाख का बिल है, 90,000 में बुलवाया तो 10,000 रुपये डिस्काउंट हो गया। तो इसकी लेजर के अकॉर्डिंग हम यहाँ लिखते हैं टू बिल्स रिसीवेबल, ब्रैकेट में लिख देंगे डिस्काउंट 10,000। इसके बाद में आगे लिखा हुआ है एक्सपेंसेस पेड बाय कपिल यानी कंसाइनर के खर्चे हैं, वेजेस रेलवे फ्लाइट एंड पैकिंग। तो लिखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, इसकी एंट्री ये होती है। और नीचे लिख लेंगे उसके अकाउंट के सारे नाम जो भी खर्चों के हैं, वेजेस फ्लाइट एंड पैकिंग चार्जेस। 3 लाख 2 लाख 1 लाख। सॉरी 3,000 2,000 एंड 1,000, तो ये हो गया 6,000। उसके बाद में है कंसाइनी के खर्चे। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, मैं यहाँ पे कंसाइनी लिख रही हूँ, आपको समझने में आसानी रहेगी कैसे भरत। और उसके खर्चे हैं फ्लाइट, ऑक्ट्राई और गोडाउन रेंट। ये एक्सपेंसेस है 1,000, 500 एंड 2,000, 3,500 रुपये। फिर कमीशन के बारे में, लेकिन कमीशन के पहले हमें सेल करना पड़ेगा। तो कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट यानी कि बाई कंसाइनी सेल। कुछ कैश में बेचा और कुछ क्रेडिट में बेचा, उधार बेचा। तो कैश जो बेचा वो तो है 100 साइकिल्स 1,800 ईच, मतलब कि 1,80,000, और क्रेडिट पे 50 साइकिल्स 2,000 ईच, तो 1 लाख ये हो गया 2,80,000। इसके बाद कमीशन पर आते हैं। कमीशन की एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी मतलब टू भरत। यहाँ पे एक तो ऑर्डिनरी कमीशन है, ऑर्डिनरी में वो कह रहा है 5% सेल का, तो 2,80,000 का 5% होता है 14,000। और डेल ट्रेडर कमीशन, उसमें कह रहा है 2% ऑन क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल हमारी 1 लाख है तो 2% इसका हो गया 2,000, टोटल मिला के हो गया 16,000। ये क्वेश्चन वैसे आपके हिसाब से कंप्लीट हुआ, लेकिन अभी कुछ बाकी है। 200 साइकिल्स थी, उसने कितनी बेची 100 और 50 यानी 150 बेची है, तो बाकी 50 बच भी तो गई। उसके लिए हमें वर्किंग नोट में जाकर के स्टॉक विद एजेंट अनसोल्ड स्टॉक को निकालना पड़ता है। ये वर्किंग नोट यहाँ तो पूरा आ गया होगा समझ में, ये ज्यादा जरूरी है ठीक से समझना। इसके छोटे क्वेश्चंस भी बनते हैं, कंपटीशन एग्जाम्स में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो किस तरीके से करना है, वैसे यूं नॉर्मली बताऊं तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट प्लस बैंक और प्लस कंसाइनी के नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस को जोड़ लो तो टोटल कॉस्ट आ जाती है। उससे जितनी बच गई है उसकी कॉस्ट हम निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ तरीके से हम करें गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ये है 3 लाख। आगे यूनिट लिखना नहीं भूले, इससे बहुत सारी चीजें पता चलती है। एड एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर 6,000, तो 3,06,000। एड एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी, उसके नॉन रिकरिंग, जिसको दूसरी लैंग्वेज में कहें कि डायरेक्ट एक्सपेंस जिसको अपन बोलते हैं, तो यहाँ पर 2 ही है, फ्लाइट और ऑक्ट्राई, गोडाउन रेंट नहीं है। एक बात और बता दूं, कंसाइनी के द्वारा किया गया वेजेज का खर्चा भी इनडायरेक्ट ही मानना है, क्योंकि वेजेज और सेल होता है। तो यहाँ पर 1,000 और 500 यानी कि 1,500, ये 200 साइकिलों का मूल्य आ गया। तो स्टॉक विद एजेंट बराबर
टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स अपॉन टोटल यूनिट इनटू अनसोल्ड यूनिट। तो 3,07,500 अपॉन टोटल यूनिट है 200 इंटू अनसोल्ड है 50। इसको कर लेते हैं, इसका आंसर आता है 76,875। ये यहाँ पर लिखेंगे। बाई स्टॉक विद एजेंट, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट भी हम इसको बोल सकते हैं, अनसोल्ड स्टॉक भी बोल सकते हैं। कंप्लीट हो गया। अब हम इसका प्रॉफिट लॉस जो भी है वो निकाल लेंगे। तो इधर भी टोटल ज्यादा दिख ही रही है, तो 2 P&L प्रॉफिट जो आ रहा है 21,375, 21375। कंसाइनमेंट कंप्लीट हुआ। इसके बाद दूसरा अकाउंट जो बनाते हैं वो होता है कंसाइनमेंट, जो इसी में से निकल जाएगा। बस एक एंट्री जो हमने आगे छोड़ी है कि बिल रिसीव हुआ, तो हमने एंट्री क्या बोली थी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू भरा टू कंसाइनमेंट, तो बाई बिल्स रिसीवेबल 1 लाख। बस और सारा इसमें कर रखा है, तो ये कंसाइनमेंट लिखा हुआ, तो यहाँ आ जाएगा बाई कंसाइनमेंट। अपन ने एंट्री करी थी ना कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, नीचे खर्चों के नाम लिख के और जोड़ करके बाहर ले आएंगे। फिर एक बार और है ये रहा बाई कंसाइनमेंट, नीचे डेल कैडर ऑर्डिनरी को लिख करके टोटल बाहर लिख देंगे 16,000। एक ये है सेल का, तो 2 कंसाइनमेंट, नीचे कैश और क्रेडिट लिख के जोड़ करके लिखेंगे, आता है 2,80,000। ठीक है, इसमें से डिफरेंस निकालेंगे, जो डिफरेंस बन रहा होगा। एक लैंग्वेज में बोले तो उसने 280 का माल बेचा, 1 लाख पहले दे चुका था, अपना खर्चा कमीशन काटने के बाद शेष राशि वो वापस कंसाइनमेंट को भेज देता है, तो उसे रिसीव होती है, वो एंट्री करता है बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट, फाइनल पेमेंट ये रिमिटेंस मिल जाता है, बचा हुआ पैसा आ जाता है पेमेंट। जो भी डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस हम यहाँ लिखेंगे। एक और छोटा सा अकाउंट होता है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, जो यहीं पे बना हुआ है इसमें भी देख लेते हैं। बाई कंसाइनमेंट 3 लाख, इसको बंद करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट से, मतलब एंट्री होती है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट 3 लाख के टोटल का। ये तो है कंसाइनर की बुक में आवश्यक खाते। अब हम लेते हैं इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, उसकी बुक में केवल 2 ही अकाउंट बनते हैं, एक तो कंसाइनर का, एक कमीशन का। शुरुआत करते हैं वापस से। माल भेजा, ये कोई एंट्री नहीं करता है। उसके बाद इसने बिल एक्सेप्ट किया, तो इसने क्या एंट्री करी होगी, कपिल अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, यानी कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 1 लाख की। इसके बाद गुणवाने की इसकी बुक में कोई एंट्री नहीं आएगी, कपिल के एक्सपेंसेस की कोई एंट्री नहीं होगी। उसके बाद जो खुद ने खर्चे किए उसकी एंट्री, यहाँ पर जहाँ कंसाइनमेंट डेबिट करते थे वहां पर कंसाइनर डेबिट होगा इस बार, तो कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बैंक, खर्चों के नाम उतार के उनका सारा टोटल लगा के बाहर लिख देंगे, ये हो रहा है 3,500। उसके बाद कमीशन की, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन, ऑर्डिनरी और डेलिकेटर लिख करके बाहर आ जाएगा 16,000। सेल में क्या करा उसने, वो अपनी बुक में क्या एंट्री करेगा, कैश अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर, यहाँ कंसाइनर क्रेडिट कर देगा, जब कंसाइनमेंट होता है उसकी जगह कंसाइनर आ गया, तो बाई कैश और बाई डेटर, ये सेल है। 1,80,000 और 1 लाख, 280 का माल बिका, 1 लाख पहले दे चुका था, इतना खर्चा काटने के बाद शेष राशि वो उसको बेच देता है, तो टू बैंक रिमिटेंस, डिफरेंस जो भी आया, जो उधर आया था डिफरेंस, वही डिफरेंस यहाँ पर आएगा। कमीशन अकाउंट की एंट्री हमने करी थी कंसाइनर टू कमीशन,
तो बाय कंसाइनर 16,000, इसको बंद करेंगे P&L से। ये है कंसाइनी की बुक। अब हम अगला टॉपिक लेते हैं, नॉर्मल लॉस। सामान्य हानि। कंसाइनर कंसाइनी को माल भेजता है, ऐसे में रास्ते में किसी तरह का कोई भी, रास्ते में या वहां पहुंच जाने के बाद में किसी भी तरह का ऐसा लॉस हो जाता है जिसको रोका नहीं जा सकता, प्राकृतिक क्षय जिसे हम कह सकते हैं, नॉर्मल लॉस, सामान्य हानि। जैसे कोयला भेजा, वो वेट में कम निकला, कॉटन भेजा कम निकला, या तेल के डिब्बे गए उसमें कुछ रिसाव हो गया, तो ये सब नॉर्मल लॉस है। तो नॉर्मल लॉस का कंसाइनमेंट में कहीं भी किसी प्रकार की कोई प्रविष्टि नहीं की जाती। केवल जब आप स्टॉक विद एजेंट पर बनाते हैं, जो केवल इसको वर्किंग नोट में मेंशन करना है, टोटल यूनिट में से उसे माइनस कर देना है। तो आप वर्किंग नोट में जाएंगे, वहां वापस जो मैंने पहले बताया वही बताऊंगी। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्या लिख देंगे, प्लस एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर, फिर प्लस कर दिया, प्लस एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी, इसको जोड़ दिया, ये आया टोटल कॉस्ट। फिर जब आप स्टॉक निकाल रहे हैं तो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स अपॉन टोटल यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस ऑफ यूनिट, उनकी यूनिट को यहाँ पे कम करेंगे, इनटू अनसोल्ड यूनिट। एक छोटे से एग्जांपल से मैं बताती हूँ, या जैसे हम इसी से देख लेते हैं। यहाँ पर 200 साइकिल थी, 150 बिकी। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, साइकिल की जगह हम मान लेते हैं, सपोज करो ये कोल था, कोल है, 200 क्विंटल कोल है, जिसको इस तरीके से बेचा और रास्ते में 10 क्विंटल का लॉस हो गया, नॉर्मल लॉस हो गया। आप कैसे करेंगे इसको? सिंपली गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ये 3 लाख था, एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर हमारे हो रहे थे 6,000, 3,06,000 आया, उसके खर्चे हमने जोड़े थे 1,500, तो 3,07,500 आया। तो यहाँ पे फॉर्मूले में कैसे करेंगे, 307,500 अपॉन टोटल 200 माइनस 10 क्विंटल का लॉस हो गया तो -10 इंटू बिना बिकी। अब कितनी मानेंगे, बिना बिकी, चाहे वो बेच दी हो चाहे लॉस हो गया हो, सबको लेस करें। तो 200 थी, उसमें से 150 बेची और 10 का ये नुकसान हो गया, तो 40 बची। 307,500 अपॉन 190 इंटू 40, जो भी आंसर आएगा वो आपका नॉर्मल लॉस होगा। सॉरी, जो भी आंसर आएगा वो आपका स्टॉक विद एजेंट होगा। स्टॉक होगा 40 का निकाला ना अपन ने। तो कहने का मतलब नॉर्मल लॉस का लेखा कहीं पर भी नहीं किया जाता, केवल स्टॉक विद एजेंट ज्ञात करते समय टोटल यूनिट में से उसे माइनस करते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको बताती हूँ एबनॉर्मल लॉस, रास्ते का नुकसान, गोडाउन का लॉस और इनवॉइस प्राइस पर हम किस तरीके से लेखा करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। आप अपने स्पेशल कमेंट से प्लीज़ मुझे बताएं कि किस तरीके का आपको वीडियो लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं, और अगर कुछ बदलाव चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे इन्फॉर्म करें। थैंक यू।